आपने अपनी एक घिनौनी तस्वीर समाज के सामने पेश की है कि हम एक पत्रकार जो एक पैरोकारी कर रहा है, अधिवक्ता है, पढ़ा लिखा आदमी है, उस व्यक्ति को इस तरह से घुटनों के बल पे ला सकते हैं। तो जो भी सरकार के खिलाफ, चाहे सरकार गलत हो या सही हो, कुछ भी बोलेगा और उनको गलत लगेगा, उसको इस तरह से जो है टॉर्चर किया जाएगा। मतलब दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्या केस में एक नया उछाल आ गया जब से आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद अचानक से जस्टिस फॉर अंकिता की मांग दोबारा से बढ़ने लग गई। इस बीच डीजीपी का भी एक बयान आता है कि आशुतोष नेगी की जो गिरफ्तारी हुई है उसको अंकिता से जोड़कर ना देखा जाए। उनको मुख्यमंत्री ने खुली छूट दे रखी है। ये मामला अलग है, एसटीएससी का, और आशुतोष नेगी का मामला अलग है। उसके बाद तमाम जितने भी समाज सेवी हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों, उन्होंने आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए हैं। आशुतोष नेगी सीधा आज हमारे साथ हैं। आशु भाई, पहले तो आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आपकी हिम्मत को सलाम कि लगातार आप अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बीच जेल भी जाना पड़ गया है। क्या कुछ था ये मामला? पहले एसटीएससी एक्ट, क्योंकि डीजीपी का बयान आया है कि इसको इस तरीके से ना जोड़ा देखा जाए। ठीक है, वो अपने हिसाब से कह रहे होंगे, डीजीपी अभिनव कुमार जी अपने हिसाब से, उनका परसेप्शन होगा कि उससे ना जोड़ा जाए। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्यों ना जोड़ा जाए, क्यों ना जोड़ा जाए? क्योंकि जो सारे घटनाक्रम हैं उनको आप ये देखिए कि उनमें साक्ष्यों का जो है ना नितांत अभाव है। जो SC/ST एक्ट की जो पुरानी कंप्लेंट थी उस व्यक्ति की, तो उस कंप्लेंट में तो स्थानीय जो पटवारी था उसने जांच की थी और उसने वो अगरोड़ा बाज़ार में वहाँ पे आया, उसने लोगों से पूछा कि क्या ऐसी कोई घटना हुई, कोई कट्टा रखा गया या कोई जाति सूचक शब्द प्रयोग किया गया। तो लोगों ने वहाँ पे मना किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और उन्होंने आशुतोष नेगी को वहाँ पे नहीं देखा। अब उस घटना के 2 साल बाद उत्तराखंड पुलिस, पौड़ी पुलिस और जो वहाँ पे SSP हैं श्वेता चौबे, जो कि पता चला है कि वो अब ट्रांसफ़र होके डीजीपी अभिनव कुमार के ही नज़दीक यहाँ पे आ गई हैं, इसी सामने कार्यालय में आ गई हैं यहाँ पे। अब उनके पास क्या पद है ये मुझे नहीं पता। तो वो SSP थी, उन्होंने 5 तारीख को जो 2 लगातार घटनाक्रम हुए, वो इस सारी चीज़ को संदिग्ध बनाते हैं। 5 तारीख को आपको अगर याद हो कि मेरी पत्नी का यहाँ से ट्रांसफ़र पिथौरागढ़ हुआ, वो नियम विरुद्ध ट्रांसफ़र था। लोग सवाल उठाते हैं कि आपके परिवार के ट्रांसफ़र को आप अंकिता से कैसे जोड़ते हैं? हम ऐसे जोड़ते हैं कि 5 ही तारीख को मेरी पत्नी का ट्रांसफ़र होता है और मेरी पत्नी पर पहले से दबाव बनाया जा रहा था अधिकारियों के द्वारा कि आप जो है अपने पति को अंकिता भंडारी केस की पैरवी से रोकें। तो ये ऐसा नहीं था कि अचानक ट्रांसफ़र हुआ। मेरी पत्नी को पहले से कहा जा रहा था कि आप घर पे अपने पति को कहिए कि अंकिता केस से आप पीछे हट जाएं, बहुत हो गया। तो एक बात तो ये है कि 5 तारीख को पत्नी का ट्रांसफ़र होना, 5 ही तारीख को 2 साल पुरानी जो 2022 की कंप्लेंट थी, उसमें घटना वही है। उसमें समझौता वगैरह भी हुआ था, मैं देख रहा था कंप्लेंट में कि इस तरीके से। नहीं, समझौते की कोई बात नहीं थी। एक्चुअली वो व्यक्ति, अगर आप उसकी फेसबुक पे जाएं, कोई भी जा सकता है, और वो 2 साल से बहुत ही अश्लील, बहुत ही मैं कहूँगा कि अशोभनीय और मान हानिकारक टिप्पणियाँ मेरे लिए लिख रहा है, मेरे परिवार के लोगों को लिख रहा है, मेरे स्वर्गीय पिताजी को संबोधित कर रहा है कुछ शब्दों से। उसने मतलब सपरिवार जो है मेरी पत्नी को भी कहीं ना कहीं वो जिक्र करता है। तो वो स्क्रीनशॉट मुझे दोस्त भेज देते हैं, क्योंकि मैंने तो उस व्यक्ति को ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा। क्योंकि अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि कौन मेरे लिए क्या लिख रहा है। तो वो अगर लिख रहा है और उसके पास एक ही काम है कि वो आशुतोष नेगी के खिलाफ कुछ लिखता रहे, क्योंकि अगर आप उसकी फेसबुक पे जाएंगे, वो एक मोहरा भी तो हो सकता है, क्योंकि मोहरा मोहरा है। आशु भाई, कभी कभी लगता है आपको कि 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं लगातार अंकिता की लड़ाई लड़ते हुए। हम दोनों ने शुरुआत करी थी जिस समय अंकिता का मामला उठाया था, कि अब उसके बाद गिरफ्तारी भी हो जाती है। डीजीपी को आपने डायरेक्ट चैलेंज भी किया था। लगता है कि यार
हो क्या रहा है इस समाज में, लोकतंत्र कहाँ रह गया है? जो अंकिता के लिए लड़ाई लड़ेगा वो भी उस लड़ाई के लिए जो नेशनल लेवल का मुद्दा बना है, सबने वो देखा है नेशनल टीवी से लेकर, और सबने अंकिता की बात करी है, उसके बाद भी गिरफ्तारी हो जाती है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जिस प्रकार से हम रह रहे हैं, अगर आशुतोष नेगी जैसे लोग नहीं होंगे तो आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, और इस प्रकार से दबाने की जो कोशिश किया जा रहा है। वैसे तो पता नहीं कितनी अंकिताएं और होंगी आपके, मैं भाषण में कई बार देखते रहता हूँ जब आप बोलते हैं कि पता नहीं कितनी और अंकिता ऐसी है, ये हाईलाइट मामला है, उसके बाद भी इस प्रकार से हो रहा है। तो इस पर में क्या कहेंगे आप? देखिए एरोगेंस है जो डबल इंजन सरकार है उसकी, जो एरोगेंस है कि इतने चर्चित मामले में जिसमें दोनों सरकारों पे, राज्य सरकार पर भी और केंद्र सरकार पर भी, प्रधानमंत्री पर भी, गृह मंत्री पर भी ये सवाल उठे हैं कि आप अंकिता भंडारी के मुद्दे पे उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, कोई भी टिप्पणी नहीं करते। आखिर क्यों ऐसी क्या बात है? एक बात ये। दूसरी बात, आप इनको भी छोड़िए, एक कोई विधायक, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी इस मुद्दे पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कोई सामान्य कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का इस मुद्दे से कन्नी काट के निकल जाता है। तो क्या मतलब जो पार्टी देश भर में प्रचारित कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका ये चरित्र है, और उसके बाद जब हम लोग पैरोकारी करते हैं, मुकदमे को अंजाम पे लाते हैं, तो हम पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि इस बीच जो कोर्ट में बयान पड़े तो जेसीबी ऑपरेटर ने जो कहा वहाँ पे कि भाई 2 बार रिजॉर्ट तोड़वाया गया, एसडीएम द्वारा बाहरी दीवारें तोड़वाई गई, और स्थानीय विधायक द्वारा जो अंकिता का कमरा था और साथ का कमरा था वो तोड़वाया गया। तो उससे इन्हें लगता है कि भाई अब तो ये 201 के साक्ष्य मिटाने के आरोपी हुए, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हमारी सशक्त पैरवी की वजह से इनकी विधायक फंस रही हैं, इनके अधिकारी फंस रहे हैं। और अब आप देखिए कि लगभग 2 महीने से अधिक समय हो गया है, अजय कुमार जिन पर आरोप लगे हैं कि ये संभवतः वो तथाकथित वीआईपी हो सकते हैं। आपको मैं थोड़ा रोकूंगा बीच में। तथाकथित वीआईपी की जो आपने बात करी है अजय कुमार की, अभी मैं महेंद्र भट्ट का बयान देख रहा था एक चैनल पर, उन्होंने कहा था कि भाई बिना सबूतों के कुछ लोग बोल रहे हैं, वो ये भूल गए हैं कि उनके ऊपर मानहानि का भी दावा हो सकता है। देखिए, मानहानि का दावा आप करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फर्जी मुकदमे लगा सकते हैं तो मानहानि का दावा तो बहुत छोटा होता है। और मानहानि किस धमकी मान सकते हैं इसको? धमकी हम समझ रहे हैं। देखिए, आप देखिए मुझ पे दूसरा मुकदमा जो किया वो SC/ST एक्ट का तो था ही, दूसरा मुकदमा जो किया उसमें वर्दी फाड़ने का, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। उस पुलिस टीम में जो मुझे गिरफ्तार करने आई एक SI मुकेश गैरोला था। मुकेश गैरोला वही व्यक्ति है जिसका भाई जेल में बंद है, हमारी कंप्लेंट में, मेरी कंप्लेंट में सुद्धोवाला जेल में बंद है। वो व्यक्ति पहले जब मैंने कंप्लेंट दी थी तो अपने भाई के मामले में ही पौड़ी पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाती है। जब हाईकोर्ट जाते हैं तो हाईकोर्ट कहते हैं कि आप भाई को, ब्लड रिलेशन वाले भाई को कैसे भाई के मामले में जांच अधिकारी बना सकते हैं, तो उसे हटाया जाता है। ये भी एक पॉइंट है। ये भी पॉइंट है। उसके बाद वो दिनेश गैरोला की पत्नी एक फर्जी वो मुकदमा पहले कर चुकी, उसमें पौड़ी थाना में FR लग चुकी, और अब जो गिरफ्तारी टीम थी उस मुकेश गैरोला को रखा गया स्पेशली मुझे एक तरह से टारगेट करने के लिए कि तुम बदला ले लो। क्या मतलब है आप बताइए? स्पेशली क्योंकि वो तो पौड़ी थाने में भी तैनात नहीं है, वो पाटीसारण चौकी में तैनात है। लेकिन इस बीच जो DGP का बयान भी आया इसमें उन्होंने कहा है कि कुछ तथाकथित, आपको तथाकथित समाजसेवी उन्होंने बताया है कि तथाकथित समाजसेवी अंकिता की आड़ में ये राजनीति कर रहे हैं, और उन्होंने अपने पुलिस के लोग भी कहा था, कुछ पुलिस के लोग शायद इनको इनपुट दे रहे हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित भी करने के ये काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि DGP का ये बयान हो, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो बयान तथाकथित कहा हो, शायद स्वयंभू भी उन्होंने कहा, तो DGP ये तय करने वाले कोई नहीं होते हैं। मैं उनका पुलिस का उनका कोई अधीनस्थ कर्मचारी नहीं हूँ, मैं पब्लिक डोमेन में हूँ। DGP का इस बयान से आप क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसे प्रवक्ता की तरह ये काम कर रहे थे? देखिए, वो अपना एरोगेंस दिखा रहे हैं, अगर मैंने तो इस तरह की शब्दावली उनके लिए कभी प्रयोग नहीं करी, तो अब ये तो जनता डिसाइड करेगी कि वो एक पत्रकार को स्वयंभू तथाकथित क्यों कह रहे हैं। क्या मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मैं एक केस का पैरोकार हूँ, अधिवक्ता हूँ, पत्रकार हूँ। मेरे बारे में जो कहेगा समाज कहेगा, और इस बारे में DGP कोई नहीं होते हैं कि इस तरह से शब्दावली मुझे कहें। उन्होंने कहा है
तो मुझे उस बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं करनी है। उस बारे में जो भी टिप्पणी होनी है वो जनता करेगी और वो कर भी रही है। तो ये तो वो देखे। उसके बाद आप देखिए, एक जो मैंने बाद में जेल से निकल के एक फ़ोटो देखा जिसमें मुझे दबोचा हुआ था। वो पैर तो को नीचे देखिए, इस तरीके से दबाया मुझे दबोचा हुआ था पुलिस वालों ने और घुटनों पे बैठाया हुआ, बोला कि दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, कई किस्म की फ़ोटो खींचे गए। भाई जब आप पुलिस वाले आप पूरी दर्जन भर लोग किसी व्यक्ति को दबोच लोगे और बोलो कि फ़ोटो खींचना है, तो भाई खुद खींचो फ़ोटो, ठीक है ना। तो आपने उनसे विरोध मेरी बात पूरी सुनिए। अगर उत्तराखंड पुलिस इस मामले में अपने को अपराधी नहीं मानती है तो आज वो फोटो उत्तराखंड पुलिस और पौड़ी पुलिस के पेज से क्यों हटा दिया गया है? अच्छा, हटा दिया गया है। वो अब मुझे नहीं दिखाई दिया, आप भी देखिएगा जरूर। तो इसका मतलब आपने अपनी एक घिनौनी तस्वीर समाज के सामने पेश की है कि हम एक पत्रकार जो एक पैरोकारी कर रहा है, अधिवक्ता है, पढ़ा लिखा आदमी है, उस व्यक्ति को इस तरह से घुटनों के बल पे ला सकते हैं। तो जो भी सरकार के खिलाफ, चाहे सरकार गलत हो या सही हो, कुछ भी बोलेगा और उनको गलत लगेगा, उसको इस तरह से जो है टॉर्चर किया जाएगा। मतलब कोई भी कुछ ना बोले। और अब दूसरा प्रकरण देखिए, अभी कल ही आपके मैं उसमें चैनल में देख रहा था कि एक पुलिसकर्मी हल्द्वानी से कह रहा था, एक प्रधान को कह रहा था कि अंकिता भंडारी से संबंधित कोई भी पोस्ट ना डालें, शेयर ना करें, कमेंट ना करें, और ये आदेश मुख्यालय से आए हुए हैं। तो पुलिस मुख्यालय से आए हैं तो क्या ये डीजीपी अभिनव कुमार के हैं? भाई वो ऑडियो तो पब्लिक डोमेन में है। इस बारे में अभिनव कुमार कोई टिप्पणी क्यों नहीं देते हैं? भाई मैं ये कह रहा हूँ उस पुलिसकर्मी की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उसका कोई अपराध नहीं है, वो छोटा कर्मचारी है। और छोटे कर्मचारी को जब ऊपर से आदेश आएंगे, उसने सच ही कहा होगा कि मुख्यालय से आदेश है। तो ऐसी क्या दिक्कत है कि अगर पहाड़ी समाज अंकिता भंडारी के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है तो अभिनव कुमार जी को क्या दिक्कत है? ऐसे आदेश उत्तराखंड पुलिस, जिसमें मैं ये कहता हूँ कि मैक्सिमम तो पहाड़ी लोग हैं, कोई ऐसी पुलिस तो है नहीं कि भाई उसमें पहाड़ी है ही नहीं। बिल्कुल पहाड़ी लोग हैं उसमें भाई, उनकी भावनाएं हैं। पहाड़ियों की बेटी को इस तरह से दुर्दांत तरीके से मारा गया है, अभी 2 साल के बाद भी मुकदमे का कोई अंजाम नहीं हुआ है, और उसके बाद जो पैरोकारी कर रहे हैं उनको आप इस तरह से दबोच रहे हैं, फर्जी मुकदमों में फंसा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने पोक्सो का भी मुकदमा कर्णप्रयाग में किया हुआ है। अच्छा, एक खबर हमने चलाई थी। कब चलाई थी खबर? एक खबर हमने चलाई थी जिसमें केवल हमारा मतलब ये था कि भाई जो अपराधी बच्चों के साथ गलत करके गया है उसको दंडित किया जाए। और आपको तो पता है कि जब तक मीडिया में कोई खबर नहीं आती, कोई गिरफ्तारी नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो उसमें भी जबरन फंसाया जा रहा है। 2 मुकदमे तो ये कर दिए इन्होंने, लगभग 1 दर्जन मुकदमे इस बीच कर दिए हैं मेरे ऊपर। पहले दर्जन मुकदमे इस तरह के जो मैं सुनने में आ रहा है कि ये एक कंप्लेंट वहाँ है, ये है। एक पहले आपको याद होगा कि प्रियंका जिनसे मेरी बात हो गई थी, रिसेप्शनिस्ट जो गायब थी, उनसे बात हो गई थी कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, उनका भी एक मुकदमा कायम कर रखा है, वो पहले से ही है। तो मतलब क्या चाह रहे हैं? मतलब मुझ पे इस तरह से दबाव बना के मुकदमे पे मुकदमे किए जाओ, मुकदमे पे मुकदमे किए जाओ कि एक दिन मैं सरेंडर कर दूँ। तो देखिए सरेंडर तो मैं करूँगा नहीं। हिम्मत टूटी है कि और मजबूत हुआ है? टूटी है क्योंकि जिस तरह से समाज मेरे पीछे खड़ा है। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, सामान्य परिवार से आता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा पैसा मेरे पास नहीं है और सामाजिक लड़ाई लड़ रहा हूँ। उसमें अगर उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी को दिक्कत है, सरकार को दिक्कत है, केंद्र सरकार को दिक्कत है, राज्य सरकार को दिक्कत है, तो भाई उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अंतिम सांस तक अपने समाज के लिए लड़ता रहूँगा, उस बेटी के न्याय के लिए लड़ता रहूँगा। जिस दिन ये अगर इस तरह से करते रहे और कल ये और किसी फर्जी मामले में फंसा के मुझे बाहर ही ना आने दें, तब भी ये लड़ाई जारी रहेगी। आपको पता है कि ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई मेरी नहीं है। आज सैकड़ों लोग, हजारों लोग आपको सड़कों पे दिखाई देते हैं इस मुद्दे पे, तो ये लड़ाई तो जारी रहेगी। और अगर ये गलतफहमी डीजीपी को है या सरकार को है तो ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि अभी लोकसभा चुनाव है, पौड़ी संसदीय सीट पर जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, अनिल बलूनी जी, जब वो वोट मांगने जाएं
उनसे पूर्व जो तीरथ सिंह रावत जी थे, उन्होंने भी अंकिता के मुद्दे पे कुछ नहीं कहा। हमारा ये कहना है कि जब वो वोट मांगने जाए तो हर परिवार पूछे उनसे। बल्कि 4 साल से आप लोग इस एक मुद्दे बिटिया पर कुछ क्यों नहीं और बोलते? गायब है, ममता बहुगुणा। उनके भाई का कहना है कि अनिल बलूनी जी से कई बार उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अनिल बलूनी जी की तरफ से कोई उनका जवाब नहीं आया या उनसे मिलने तक की भी बात नहीं हो पाई। मेरा ये कहना है कि देखिए, अब अनिल बलूनी जी वोट मांगने जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे पहाड़ों में, हमारे पौड़ी की जो 14 विधानसभाएं हैं, लेकिन उनसे ज़रूर पूछा जाए कि भाई जब वीआईपी का नाम सामने आ गया है तो आपको उसकी कॉल रिकॉर्ड और उसकी लोकेशन व्हाट्सएप चैट में जांच में क्या दिक्कत है? जब आरोप लगा है वो स्वयं भी कुछ नहीं कहते, सरकार भी कुछ नहीं कहती है, ऐसा क्यों है? सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, और ये भी पूछा जाए कि क्या तीरथ सिंह रावत की तरह लोकसभा में जैसे वो 5 साल तक उन्होंने अंकिता के मुद्दे पे कुछ नहीं किया, उनका भी इरादा यही है? अगर उनका भी इरादा भी यही है तो फिर उन्हें वोट क्यों दिया जाए, ये जरूर पूछा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल भी है कि वोट किस बारे में दिया जाए। एक सवाल ये भी है आंसू भाई कि जिस समय मैं पैरोकारी देख रहा था, इस समय जज साहब ने कहा था कि इसमें क्यों ना इसको सीबीआई के अंडर भी कर दिया जाए। क्या कुछ रहा बहस के कारण, क्योंकि सीबीआई तो नहीं हो पाई इस पर अभी तक? देखिए, सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है। अभी बीच में जिस दौरान मैं जेल में था उस दौरान उसमें डेट आई थी, लेकिन वो एडजॉर्नमेंट उसमें ले लिया गया था। अब वो मुझे डिटेल नहीं है कि क्यों हुआ है। हम लोग चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए मामला पेंडिंग है और राज्य सरकार खासतौर पे अजय कुमार के मुद्दे पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है और उल्टा हमें ही बोलती है कि साक्ष्य ला के दो, तो उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट से ही ऑर्डर सीबीआई जांच के हो जाते हैं, खासतौर पे अजय कुमार के मामले में उनकी कॉल रिकॉर्ड की जांच के आदेश हो जाते हैं, लोकेशन की जांच के आदेश हो जाते हैं और व्हाट्सएप चैट की जांच के आदेश हो जाते हैं, तो तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ होगा। अदरवाइज जिस तरह से इनका इस मामले में पूरी चुप्पी साध ली है और उल्टा हमें मुकदमों में फंसा रहे हैं, तो ये तो कुछ करने वाले नहीं है। इसमें जनता को तो कम से कम समझना चाहिए इन सब चीज़ों को, जनता को साथ देखिए, दिया। जनता समझ रही है, जनता लगातार सड़कों पे रही और जनता इस बीच मेरे मामले में ही मेरे लिए न्याय मांगने के लिए भी सड़कों पे उतरी। मूल निवास भू कानून की जो 10 तारीख को रैली हुई, जो मैंने बाद में वीडियोस देखे, मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे भी भीड़ थी और कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे लिए भी आवाज़ उठाई कि भाई अंकिता को तो न्याय चाहिए ही चाहिए। जो निर्दोष पत्रकार आपने जेल में भेजा हुआ है, तो अब दूसरा मामला फर्जी लगा दिया उस पर कि वर्दी फाड़ दिया और ये कर दिया। कितने घिनौने आरोप लगा रहे हैं। क्या मैं वर्दी फाड़ सकता हूँ? क्या मेरा ये काम है एक पढ़े लिखे आदमी का, मैं किसी की वर्दी फाड़ सकता हूँ? और जब जांच होगी सारी चीज़ें निकल के आएंगी। हाई कोर्ट में पैरवी हो रही है। हाई कोर्ट ने SC ST एक्ट वाला मामला है, उसमें जो 2 और आरोपी बनाए गए हैं उनकी जो अरेस्टिंग है उस पर स्टे कर दिया है, ठीक है। और राज्य सरकार को नोटिस कर दिया है कि आप जवाब दें कि क्या ये व्यक्ति, पहले ये बताइए कि ये वाकई अनुसूचित जाति का है और कोई साक्ष्य है आपके पास? बिल्कुल, बहुत सारे सवाल जो हैं अभी भी बरकरार हैं अंकिता हत्या केस से लेकर। जिस प्रकार से आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी हुई, कहा गया कि वर्दी फाड़ी गई, क्या इसके सबूत क्या क्या हैं, किस प्रकार से वर्दी फाड़ी गई? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जिस रास्ते से आशुतोष नेगी को ले जाना था उस रास्ते से नहीं ले जाया गया, बल्कि उल्टा रास्ता लेकर ले जाया गया। इसके साथ साथ वो VIP कौन है, DGP इस प्रकार से बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, ये तमाम सवाल और चुनाव दोनों आमने सामने हैं। अब देखना ये होगा कि जनता अंकिता भंडारी हत्या केस या फिर जो VIP का नाम लगातार जो लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के चुनाव में भी इफेक्ट डाल पाएगा ये मुद्दा। तो बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।